पैनासोनिक के एनलूप रिचार्जेबल बैटरीज को मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज की वीडियो में आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा मैं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किन केसेस में आपको रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करनी चाहिए और किन में आपको नॉर्मल बैटरीज यूज़ करनी चाहिए, इनके बेनिफिट्स, नुकसान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो डिटेल में होगी इस बारे में। वीडियो की फॉर्मेलिटी के लिए इस चार्जर की अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। कंपनी ने क्लेम करा है कि 4 AA साइज़ की बैटरीज को ये 7 घंटे के अंदर चार्ज कर सकता है और यही मैंने नोटिस करा अपनी चार्जिंग के दौरान। चार्जर पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले अनबॉक्सिंग कंप्लीट कर लें। चार्जर के साथ बैटरीज तो नहीं आती है, सिर्फ चार्जर ही आता है और इसके साथ एक आपको इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी मिल जाता है जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। अलग अलग टाइप्स की बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए डायग्राम्स दिए गए हैं और साथ ही साथ बैटरीज के साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से चार्जिंग टाइम भी बताया। ये अच्छी बात है कि कंपनी ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी है कस्टमर्स के लिए। चार्जर की पैकिंग में और कुछ तो नहीं आता है, लेकिन ये पेपर जो लगा हुआ होता है इस पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग कंप्लीट करने के बाद अब चार्जर पे फोकस करते हैं। इसके बैक साइड पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मेड इन चाइना है ये। काफ़ी कॉम्पैक्ट है साइज़ में और फ्रंट पे इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब तो थोड़ा सा चेंज होकर आने लग गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के एंडिंग में। चार्जर में दोनों साइज़ की आप बैटरीज लगा सकते हैं, यानी कि AAA भी लग जाती है और AA भी लग जाएगी। AAA इस तरीके से एंगल पे लगती है और AA सीधी लग जाती है। चार्जर को वॉल प्लग में लगा के बैटरीज इंस्टॉल करते हैं और इस तरीके से सीक्वेंशली इसके LEDs भी ग्लो करती है, ये बताने के लिए कि बैटरीज चार्ज कर रहा है ये। जब बैटरीज फुली चार्ज हो जाती है तो LED ऑफ हो जाती है। इनकेस बैटरीज को निकाल के दोबारा लगाने पे भी चार्जर की जो LEDs है नहीं जल रही है, इसका मतलब ये हो सकता है जो बैटरीज आप लगा रहे हैं ज़्यादा पुराने हो के वीक हो गई हो, क्योंकि ये एक स्मार्ट चार्जर है तो बैटरीज को सेंस करके ऑटोमेटिकली उन्हें चार्ज करता है। और पुराने ज़माने में अगर आपने पैनासोनिक की रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करी तो आपको याद होगा कि उसमें एक बार में 2 बैटरीज लगानी पड़ती थी तभी चार्ज होता था, लेकिन इस चार्जर में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। आप सिंगल बैटरी इंस्टॉल करेंगे तो भी ये उसको चार्ज करने लगेगा। सारी बैटरीज को ये इंडिविजुअली चार्ज करता है। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसके कारण ये बैटरीज को ओवरचार्ज नहीं होने देता है। वीडियो के एंडिंग में इसको खोल के इसका अंदर का सर्किट भी दिखाऊंगा। पैनासोनिक एनलूप के ओवरव्यू तो हमने देख लिया, लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। अब मेरी पर्सनल यूसेज में कोई भी हाई ट्रेन डिवाइसेस में तो मैंने इन बैटरीज को नहीं यूज़ करा है, जैसे कि टॉयज़ हो गए या फ्लैश लाइट्स हो गई। जो फ्लैश लाइट मेरे पास है वो LED वाली है तो इतना ज़्यादा वो लोड नहीं डालती है, इसके कारण वो भी एक हाई ट्रेन डिवाइस नहीं है। लेकिन मीडियम ड्रेन डिवाइसेस में इन बैटरीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि LCD टेबल क्लॉक देख सकते हैं, इसमें भी मैंने यही बैटरीज लगा रखी है और लगभग 1 महीने के करीब ये बैकअप दे देती है। अगर मैं इस LCD क्लॉक में अल्कलाइन सेल्स यूज़ करता हूँ तो लगभग वो 1.5 महीने के करीब चल जाते हैं। कोई भी रिचार्जेबल बैटरीज आप यूज़ करते हैं तो उनका बैकअप आपको थोड़ा सा कम मिलेगा प्राइमरी सेल्स के मुकाबले। प्राइमरी सेल्स का मतलब है जो भी अल्कलाइन सेल्स हो गए वो प्राइमरी सेल्स की कैटेगरी में आते हैं और जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं इनको सेकेंडरी सेल्स के कैटेगरी में डाला जाता है। अगर इन बैटरीज की केमिस्ट्री की बात करें तो ये निकल मेटल हाइड्राइड सेल्स हैं। लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले इनकी एनर्जी डेंसिटी तो काफ़ी कम होती है, लेकिन ये कई गुना सेफ मानी जाती है उनसे। सबसे अच्छी बात रिचार्जेबल बैटरीज की ये होती है कि ये किसी भी तरीके से लीक नहीं कर सकती। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी डिवाइस में जब आप एल्कलाइन सेल्स को लगा छोड़ देते हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो लीक कर जाती है। उसके कारण जो बैटरी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और उस कारण से जो डिवाइस होती है पूरी ही बेकार हो जाती है, या फिर रिपेयरिंग की कॉस्ट भी कंपनी इतनी ज़्यादा बताती है कि आपको पूरी नई डिवाइस ही लेना सस्ता पड़ता है। तो उससे बचने के लिए रिचार्जेबल बैटरीज आप लगा सकते हैं और इसी कारण से मैंने अपनी सारी डिवाइसेस में यही बैटरीज यूज़ करी है, चाहे वो हाई ड्रेन डिवाइसेस हो या लो ड्रेन, उसकी मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100-200 रुपये की जो वॉल क्लॉक होती है उसमें भी यही बैटरीज यूज़ करें, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी डिवाइस है आपके पास जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अच्छी खासी है, जैसे कि मल्टीमीटर हो गया या फिर कोई एक्सपेंसिव होम अप्लायंसेस के रिमोट कंट्रोल्स हो गए, उसमें आप डेफिनेटली इस तरह की बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। अगर इन बैटरीज की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पैनासोनिक का क्लेम है कि 10 साल तक 70% कैपेसिटी होल्ड करती है। अब जाहिर सी बात है जो इनके चार्जिंग साइकिल्स है अगर आप उनको एक्सीड नहीं करेंगे तभी इतने % कैपेसिटी 10 साल तक ये होल्ड करेंगी। पर्सनली तो मुझे 2 ही साल हुए इन बैटरीज़ को यूज़ करते हुए और अभी तक बिल्कुल भी इनकी कैपेसिटी में मैंने ड्रॉप नहीं महसूस करा है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी भी हाई ड्रेन डिवाइस में मैंने इनको नहीं यूज़ करा है, मोस्टली मीडियम ड्रेन या लो ड्रेन डिवाइसेस में ही यूज़ करा है।
एक एडिशनल टिप आप लोगों को मैं ये दूंगा कि जिस भी डिवाइस में आप इन बैटरीज़ को लगाएं, इस तरीके से मार्किंग्स बना लें जिससे कि सारी बैटरीज वक्त के साथ अगर थोड़ी बहुत वीक होती है तो इक्वली वीक हो और आपस में कंपैटिबिलिटी उनमें बनी रहे। किसी भी सर्किट में अलग अलग टाइप्स की और अलग अलग वक्त की बैटरीज को मिक्स करके लगाना अच्छा नहीं रहता है। पैनासोनिक एनलूप की बैटरीज का कंपैरिजन अगर हम एल्कलाइन बैटरी से करें वेट के मामले में तो इनका वज़न लगभग डबल है। 27 ग्राम्स का एनलूप के AA बैटरीज का वेट है और कोई भी एल्कलाइन बैटरीज का वेट 17 ग्राम्स के आसपास होता है AA साइज़ में। AAA साइज़ में पैनासोनिक एनलूप बैटरीज का वेट 12 ग्राम्स है। अगर इसको एल्कलाइन बैटरीज से कंपेयर करें तो 7 ग्राम्स के आसपास किसी भी एवरेज एल्कलाइन सेल का वेट आपको मिल जाएगा AAA साइज़ में। जब आप इनिशियली इन बैटरीज़ को खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पिक्चर्स में पैनासोनिक ने मेड इन जापान लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये सारी बैटरीज मेड इन चाइना है क्योंकि इन बैटरीज पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये मेड इन चाइना है। तो ऐसा कई लोगों ने रिव्यूज़ में बताया कि जो मेड इन जापान सेल्स थे उनकी लाइफ मेड इन चाइना बैटरीज के मुकाबले ज़्यादा थी, लेकिन मेरे पास सारी बैटरीज मेड इन चाइना वाली ही हैं। इनकी क्वालिटी भी उतनी सबपार मुझे नहीं मिली, अब तक मेरे काम में ठीक चल रही है। वो अलग बात है मैंने मेड इन जापान सेल्स को तो यूज़ नहीं करा है, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन नहीं बता पाऊंगा और ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जब भी हम खरीदते हैं मेड इन जापान या मेड इन चाइना कोई भी सेल हमें मिल सकता है, इस कारण से ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई पैनासोनिक की। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था तो फाइनली अब इसको खोल लेते हैं। मेरे पास तपारी का ये स्क्रू ड्राइवर सेट है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टॉर्क्स बिट का यूज़ करके हम इसके स्क्रूज खोलेंगे। 3 स्क्रूज से असेंबल्ड है ये। इसके नुक्कों को आराम से खोलेंगे तो इजीली खुल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और ये लीजिए ये खुल गया है। इस चार्जर की प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अंदर से काफ़ी फिनिश्ड है ये। आगे की साइड से इसकी सर्किटरी आप देख सकते हैं, कई सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए ताकि फ्लक्चुएशन ना जाए बैटरीज तक। येलो कलर का जो पार्ट है वो एक मेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और बाकी 4 LEDs भी नीचे देख सकते हैं आप ग्रीन कलर के। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर है, यही इसका मेन ब्रेन है जो कि स्मार्टली बैटरीज को चार्ज करता है। ओवरऑल PCB की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। PCB पे प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट पे भी मार्किंग कर रखी है और बीच में लाइन डाली हुई है। बैक साइड पे एक इंसुलेशन के लिए पेपर भी लगाया हुआ है ताकि पिंस की हाई वोल्टेज के कारण सर्किट पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना आए। इस चार्जर को खोल के मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी शांत हो जाए और आपको अपना चार्जर खोल के ना देखना पड़े, क्योंकि अंदर कोई भी यूज़र रिपेयरेबल पार्ट्स नहीं होते। ये तो सिर्फ वीडियो के लिए मुझे आपको खोल के दिखाना पड़ा है। अब बात करें इन बैटरीज़ की कमी की तो इस तरह की जो रिचार्जेबल बैटरीज़ होती है उनमें सिर्फ एक ही कमी रहती है, वो ये कि इनकी जो वोल्टेज होती है नॉर्मल बैटरीज़ के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जो एल्कलाइन बैटरीज़ होती है आपको 1.5 वोल्ट्स देती है। रिचार्जेबल निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज़ जो होती हैं ये आपको 1.2 वोल्ट्स देती है। तो कुछ डिवाइसेस में ऐसा हो सकता है आपको इशू आए और वो जो डिवाइस है आपको लो बैटरी का इंडिकेटर दिखाए इनकी लो वोल्टेज के कारण, लेकिन ज़्यादा डिवाइसेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और ये बैटरीज ठीक काम करती हैं। लेकिन फिर भी आज के वक्त में जो ज़्यादातर डिवाइसेस हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कंपनीज़ को ताकि ये जो रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं उसके साथ भी कंपैटिबल हो, क्योंकि हाई ड्रेन डिवाइसेस में एल्कलाइन बैटरीज़ को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा वेस्टफुल है। अब इस बात की भी कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि रिचार्जेबल बैटरीज और एल्कलाइन बैटरीज के बीच में कौन सी बैटरी ज़्यादा सस्ती पड़ती है यूज़ करने में। तो कैलकुलेशन का ये चार्ट बना लिया है मैंने और इसमें अलग अलग सिनेरियोज आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग डिवाइसेस के नाम लिख दिए जैसे कि वॉल क्लॉक, मल्टीमीटर, LCD क्लॉक और भी अलग अलग तरीके की डिवाइसेस, और इन डिवाइसेस में जिस साइज़ के सेल लगते हैं वो मेंशन कर दिया। बैटरी चार्जर की जो कॉस्ट है 1500 रुपये के आसपास का मिलता है, तो ये लिख दी मैंने। रिचार्जेबल बैटरीज 4 के पैक में आती है तो उनके करंट प्राइसेस लिख दिए हैं। उसके बाद हर डिवाइस में जितने सेल लगते हैं और एनुअल डिस्चार्ज साइकिल का मतलब हो गया कि कितनी बार बैटरीज वीक होती है एक साल में, उस हिसाब से एनुअल कंजम्पशन हमें मिल गई है बैटरीज की। और इसको कंपेयर करा है हमने एल्कलाइन बैटरीज के प्राइस से। तो आज की डेट में AAA एल्कलाइन बैटरीज का जो रेट है 10 रुपये के आसपास आता है और AA जो बैटरीज है एल्कलाइन में 15 रुपये के आसपास आती है। तो इनकी कीमतों के हिसाब से इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे हमें एल्कलाइन बैटरीज पे एनुअल एक्सपेंसेस भी पता चल गए और इसी को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 साल की कैलकुलेशन भी मिल जाती है। और सबसे नीचे आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं एल्कलाइन के मुकाबले। जो भी ग्रीन में है डेटा उसमें हमें बेनिफिट हो रहा है रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करने में, और जो भी डेटा रेड में है उसका मतलब ये है कि हमें घाटा हो रहा है रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करने में। इस चार्ट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करा जाए तो इससे क्लियरली आपको पता चल रहा है कि एक साल में अगर आपके डिस्चार्ज साइकिल 2 या 2 से ज़्यादा है तभी आपको रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करने में फ़ायदा है। अगर उससे कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको रिचार्जेबल बैटरीज खरीदने में।
लेकिन ये काफ़ी सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेट करा है। इसमें इंटरेस्ट फैक्टर को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, क्योंकि इनिशियली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है रिचार्जेबल बैटरीज खरीदने में। इस कारण से रिचार्जेबल बैटरीज की जो कॉस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एल्कलाइन बैटरीज आप इनिशियली सारी एक साथ नहीं खरीदते, जैसे जैसे वीक होगी वैसे वैसे आप खरीदते रहेंगे। अब वो अलग बात है, एल्कलाइन बैटरीज के रेट भी बढ़ते रहते हैं एनुअली, तो वो भी एक डिफरेंस आएगा इन्फ्लेशन का। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट इसी कारण से इग्नोर करा है, और एल्कलाइन बैटरीज का जो लीक करने का रिस्क होता है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, भले ही वो करंट ज़्यादा लें कम लें, उसमें मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप रिचार्जेबल बैटरीज लगाएं, क्योंकि ये लीक नहीं करती और किसी भी तरीके से आपकी एक्सपेंसिव डिवाइसेस का एल्कलाइन बैटरीज के पानी लीक करने से ख़राब होने का रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एल्कलाइन बैटरीज भी अलग अलग तरीके की आती है। मैंने ये देखा है जो एवरेडी और निप्पो इस तरीके के सस्ते एल्कलाइन बैटरीज होती हैं, ये उतनी बुरी तरह लीक नहीं करती, लेकिन जो ज़्यादा प्रीमियम बैटरीज होती हैं जैसे कि ड्यूरासेल हो गया, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लीक करता है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल सेल है, तो उस कारण से उसका रिएक्शन शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा मैंने पर्सनली नोटिस करा है। तो इसलिए किसी भी डिवाइस में अगर आप ड्यूरासेल यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़्यादा लंबे टाइम लगा ना छोड़े। ड्यूरासेल हाई ट्रेन डिवाइसेस के लिए बना होता है, इस कारण से वो ज़्यादा अच्छी शेल्फ लाइफ नहीं देता है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो अमेज़ॉन पे पैनासोनिक के अलग अलग तरीके के बैटरी चार्जर्स मिलते हैं आपको। जो चार्जर मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है वो तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है इंडिया में अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, लेकिन उससे बेहतर चार्जर ये दिखा रहा है फिलहाल। और इसमें 3 कलर के इंडिकेटर्स जलते हैं जो कि बैटरी के परसेंटेज दिखाते हैं आपको अप्रॉक्सीमेटली। और स्मार्ट चार्जर के साथ ही साथ ये क्विक चार्जर भी है, तो बैटरी इसको ज़्यादा जल्दी चार्ज करेगा। वैसे मैं स्लो चार्जर्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, उससे बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन उम्मीद है इस चार्जर से भी बैटरी की लाइफ ज़्यादा नहीं घटेगी। इन दोनों चार्जर्स के अलावा एक तीसरा टाइप का भी चार्जर आता है, ये USB के थ्रू आपकी बैटरीज को चार्ज करता है। इसका प्राइस थोड़ा सा सस्ता होता है, क्योंकि इसमें कम सर्किटरी इन्वॉल्व होती है। और अगर बैटरीज़ की बात करें तो मैंने तो ये वाली आपको बैटरीज़ दिखाई हैं। ये बैटरीज़ मल्टीपर्पज़ होती हैं, तो कई सारी जो लो ड्रेन और मीडियम ड्रेन डिवाइसेस होती हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत हाई ड्रेन डिवाइसेस हैं तो उनके लिए एनलूप प्रो आपको यूज़ करनी चाहिए। ये आपको ज़्यादा कैपेसिटी देती है, 2500 mAh की इनकी कैपेसिटी है, और जो बैटरीज़ मैंने आपको वीडियो में दिखाई इनकी 2000 mAh कैपेसिटी है AA साइज़ में। AAA साइज़ की बात करें तो ये वाली 800 mAh की है, और वही एनलूप प्रो की अगर बात करें ऑलमोस्ट 1000 mAh के आसपास आपको देती हैं। सारे टाइप्स के चार्जर्स और अलग अलग बैटरी टाइप्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर आप करंट प्राइसेस चेक करना चाहते हैं या उनको ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है बैटरीज और चार्जर्स को लेके, कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।